तो हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में कृषि। इसके स्टार्टिंग की वीडियो मैंने अपलोड करवाए हैं चैनल पर, और इसके आगे आज मैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की कृषि संबंधी। तो कुछ फसलें हमने पहले पढ़ी हैं मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी, कुछ फसलें उनके उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति। इसके पहले मैं भारत में स्थिति बता चुका हूं, और अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में जो भी फसलें उत्पादित होती हैं उनकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन दोनों तरह के आते हैं, भारत के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एमपी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एमपी के संदर्भ में गेहूं का क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में उत्पादित होने वाली तथा बोई जाने वाली फसलों में गेहूं का कौन सा स्थान है। तो गेहूं का पहला स्थान है, यानी सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में बोया जाता है और सबसे ज्यादा उत्पादित भी होता है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में गेहूं के उत्पादन की बात करें तो दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में, है ना। तो अभी तो एमपी के संदर्भ में उसने पूछा है, आगे एग्जाम में भारत के संदर्भ में भी गेहूं की स्थिति पूछ सकता है, ठीक है। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है और सेकंड नंबर पर एमपी का नाम आता है। तो ये सारी चीज मैं बता चुका हूं, है ना। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश में फसलों की स्थिति हम पढ़ चुके हैं, और अभी हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो उत्पादित होने वाली फसलें हैं उनके संबंध में क्या स्थिति है, उस पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो मैंने गेहूं, चावल और सोयाबीन इन तीन फसलों के बारे में पिछले वीडियो बताया हुआ है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं और एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें 3 फैक्ट मैंने बताए थे जो इसी एग्जाम में 2024 के एग्जाम में आए थे। मतलब एक ही वीडियो में 3 जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम के कवर हुए हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं आज दलहनी फसलों से स्टार्ट करूंगा मैं। दलहनी फसलों से स्टार्ट करके आगे जो फसलें जो बची हुई हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दलहनी फसलें, इसमें मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। तो पहले तो हम दलहनी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं उस पर हम बात करेंगे। यही क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दलहनी फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, कौन सी रबी के अंतर्गत आती है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दलहनी फसलें सबसे ज्यादा उत्पादित हो रही हैं, और लगभग सभी दलहनी फसलें उत्पादित हो रही हैं। कुछ ज्यादा मात्रा में हो रही हैं, कुछ कम मात्रा में हो रही हैं। तो कुछ फसलें जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आ रही है, कुछ रबी के अंतर्गत आ रही है। तो ज्यादातर फसलें जो दलहनी फसलें हैं वो रबी की फसल के अंतर्गत आ रही है। जिससे यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है 60% जो है दलहनी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आ रही हैं, और बाकी बची हुई खरीफ की फसल के अंतर्गत आ रही हैं। रबी की फसल के अंतर्गत जो दलहनी फसल है उसमें चना है, मसूर है, मटर है, राजमा है। ये जो है दलहनी फसलें हैं जो रबी की फसल के अंतर्गत आ रही है। इसके बाद खरीफ की फसल के अंतर्गत जो दलहनी फसलें आ रही हैं उनमें मेन है अरहर या तुअर, मूंग, उड़द, लोबिया, खेसारी दाल। ये जो है दलहनी फसलें और खरीफ की फसल के अंतर्गत आ रही है। तो इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट दलहनी फसलें हैं जो मध्य प्रदेश में ज्यादा उत्पादित हो रही हैं उनके बारे में हमें आगे बात करनी है। अभी देखिए, ये पिछले बार ही क्वेश्चन आया है, खेसारी दाल को गरीबों की दाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था, खेसारी दाल को खाने से होने वाला जो रोग है वो है लेथरिज्म, अपंगता, है ना। अपंगता जो है, जो बॉडी का नीचे का जो हिस्सा है उसमें अपंगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इसको कहते हैं लेथरिज्म। तो ये पिछले बार ही क्वेश्चन आया कि खेसारी दाल को खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो लेथरिज्म रोग उत्पन्न होता है, और खेसारी दाल जो है ये दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है। इसको प्रतिबंधित किया गया क्योंकि इससे रोग हो रहे हैं, इसलिए 1961 में भारत में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, 1961 में, ठीक है। खेसारी दाल को प्रतिबंधित किया गया क्योंकि इससे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। दलहनी फसलों की महत्वपूर्ण किस्में हैं
ये भी आपको आगे पूछ सकता है एग्जाम में। ये महत्वपूर्ण किस्में, मतलब किस्में तो और भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण किस्मों के अंतर्गत जो मैंने यहाँ पर लिखी, जैसे अरहर है, तो अरहर की महत्वपूर्ण किस्म है आशा। मटर की महत्वपूर्ण किस्म है अपर्णा। चना की महत्वपूर्ण किस्म है सम्राट। और मसूर जो दलहनी फसल है उसकी महत्वपूर्ण किस्म है गरिमा, है ना। तो ये आपको जो है पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। अरहर, मटर, चना, मसूर, इनकी जो है मैंने महत्वपूर्ण किस्में बताई हैं जो ज्यादातर उत्पादित हो रही हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद आगे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है दलहनी फसलों में। तो मध्य प्रदेश का दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है 2023-24 के हिसाब से देखें। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड पे राजस्थान आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा दलहनी फसलों का उत्पादन हमारे एमपी में हो रहा है। देश के कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो 25.23% है, सबसे ज्यादा योगदान है। एक चौथाई दलहनी फसलें मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं, 25.23% है ना, 2023-24 का डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है दलहनी फसलों में एमपी की स्थिति जो महत्वपूर्ण है। ये आपको आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि देश के कुल दलहनी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये मध्य प्रदेश का कितना योगदान है। तो स्थान पहला है, योगदान है 25.23%, 2023-24 के डेटा के हिसाब से मैंने बताया। प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं दलहनी फसलों, ओवरऑल दलहनी फसलों के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो पूर्वी मालवा क्षेत्र है, विदिशा है, रायसेन है, सीहोर है, ये जो कहे जाते हैं। बुंदेलखंड का पठार, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पर जो है दलहनी फसलें उत्पादित होती हैं ज्यादा मात्रा में। उत्तरी मध्य नर्मदा घाटी है, गुना, राजगढ़, उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, यहाँ पर भी जो दलहनी फसलों का उत्पादन होता है। ये तीन पेटियां हैं ना, दलहनी फसलों की तीन पेटियां हैं ये, जहां पर जो है दलहनी फसलें उत्पादित होती हैं, ये पेटियां, ठीक है। तो ये है इस तरीके से दलहनी फसलों के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद फिर जो खास दलहनी फसलें हैं जो मध्य प्रदेश में उत्पादित हो रही है उसमें सबसे पहले आता है चना। चना को दलहनी फसलों का राजा बोलते हैं, है ना। चना को दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है और इसकी महत्वपूर्ण जो किस्म है वो सम्राट, है ना, उसका नाम ही है, किस्म का नाम ही सम्राट है क्योंकि वो उसको राजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये है संपूर्ण दलहनी फसलों में चना का योगदान सबसे ज्यादा 40% होता है। टोटल दलहनी फसलें हैं जो हमने पढ़ी हैं उन सभी दलहनी फसलों में जो चना का जो योगदान होता है, हिस्सा होता है, वो होता है 40%। और इसके बाद फिर नंबर आता है अरहर या तुअर का, वो 20%, है ना। दो मेन दलहनी फसलें मध्य प्रदेश भारत में मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं, तो उसमें 40% चना का हिस्सा है और इसके बाद 20% तुअर का हिस्सा है। चना उत्पादन के लिए आवश्यक जो वर्षा होनी चाहिए वो 30 से 50 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए चाहिए होती है। तापमान जो है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं चाहिए, इसके लिए ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत नहीं होती है ना। कम उपजाऊ मिट्टी में जो है चना उत्पादित हो सकता है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान पहला है। देखो टोटल दलहनी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और चने के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। महाराष्ट्र, राजस्थान इसमें सेकंड और थर्ड स्थान रखते हैं। टोटल चना जो उत्पादन हो रहा है देश में उसमें मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो है 27.52%। देश के कुल चना उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 27.52%, यानी एक चौथाई से ज्यादा है, ठीक है। चना उत्पादक जो क्षेत्र है उसमें पश्चिमी तथा मध्य प्रदेश इसके लिए जाना जाता है ना। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्पादक जिले के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, धार, सागर, इसमें रायसेन भी आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आएगा। अभी हम जो है आगे सर्वाधिक उत्पादक जिले पढ़ेंगे, अलग अलग फसलों के लिए सर्वाधिक उत्पादक जिले जो 2022-23 में रहे
उसकी एक टेबल मैं आगे बताने वाला हूँ, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन किस जिले में हो रहा है, तो उसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश का कितना योगदान है देश की चना उत्पादन में, तो 27.52% है। क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी तथा मध्य प्रदेश है। उत्पादक जिले में रायसेन का नाम आता है, छिंदवाड़ा है, उज्जैन है, राजगढ़, धार, सागर और देवास, ये जिले खास जिले कहे जाते हैं। इसके बाद तुअर, भारत तथा मध्य प्रदेश की मुख्य दलहनी फसल इसको कहा जाता है। इसका उत्पादन बुंदेलखंड तथा मध्य भारत के पठार में होता है मुख्य रूप से, और उत्पादक जिले में छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, पन्ना, छतरपुर, ये जो है खास डिस्ट्रिक्ट कहे जाते हैं तुअर के उत्पादन में। तुअर उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत नीचे है, इसलिए उसका जिक्र नहीं आया है। सर्वाधिक तुअर उत्पादक जो राज्य है उसमें कर्नाटक 30.13% कर्नाटक का योगदान है, सब नंबर 1 है कर्नाटक उत्पादन में। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आता है, थर्ड नंबर पर यूपी का नाम आता है। यानी ये 3 राज्य जो है सबसे ज्यादा तुअर उत्पादन कर रहे हैं इंडिया में। तो ये इस तरीके से तुअर या अरहर के संबंध में इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद आगे तिलहनी फसलें, जैसे हमने दलहनी फसलों के बारे में पढ़ा है वैसे ही तिलहनी फसलों के बारे में। तो तिलहनी फसलों में भी यही स्थिति है कि तिलहनी फसलें भी दोनों खरीफ तथा रबी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले कि कौन सी फसल तिलहनी रबी की फसल के अंतर्गत आ रही है, कौन सी खरीफ की फसल के अंतर्गत आ रही है। तो रबी की फसलों के अंतर्गत जो तिलहनी फसलें आ रही है उसमें सरसों, राई, अलसी, तोरिया, ये 4 जो फसलें हैं वो रबी की फसल के अंतर्गत आ रही है। खरीफ की फसल के अंतर्गत जो आ रही है उसमें सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, कुसुम, है ना, ये जो है खरीफ की फसलों के अंतर्गत आने वाली तिलहनी फसलें। उसमें सोयाबीन, मूंगफली मेन है, इसमें मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, कुसुम, ये जो है मेन फसलें कही जाती है। भारत की मुख्य तिलहनी फसल जो है मूंगफली है, लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्य तिलहनी फसल सोयाबीन कही जाती है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान राजस्थान का है। इसमें एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मेरे ख्याल से उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, शायद उसमें गुजरात मैंने बता दिया था, तो गुजरात इसमें थर्ड है। सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम आता है, गुजरात का नाम है थर्ड, है ना। मध्य प्रदेश सेकेंड है, यानी पहला राजस्थान हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया और तीसरा गुजरात हो गया। राजस्थान सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, 22.25% योगदान है तिलहन के उत्पादन में, और मध्य प्रदेश का योगदान है 21.02%, यानी थोड़ा सा फर्क है। 22 राजस्थान का योगदान है, 22% राजस्थान योगदान कर रहा है तिलहन के उत्पादन में, और मध्य प्रदेश का जो योगदान है तिलहन के उत्पादन में देश में 21.02%। 2023-24 का डेटा है। तो ये है मध्य प्रदेश का 21.02%, यही पर लिख लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। 21.02% मध्य प्रदेश का योगदान है। फर्स्ट नंबर राजस्थान सबसे ज्यादा है 22.25%, थर्ड नंबर पर गुजरात आ रहा है ना। पिछली वीडियो में थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुई है तो उसको सही कर लेना। पहला नंबर है तिलहन के उत्पादन में राजस्थान, सेकेंड नंबर मध्य प्रदेश का, थर्ड नंबर गुजरात का है। मैंने उस वीडियो में शायद गलती से गुजरात फर्स्ट बता दिया था, लेकिन तिलहन के उत्पादन में गुजरात फर्स्ट नहीं है, गुजरात थर्ड है और राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। ये थोड़ा सा करेक्ट करना है वहां पर। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तिलहन फसलों के संबंध में इंपॉर्टेंट बातें कंप्लीट हो जाती हैं। अब कुछ तिलहनी फसलें जो मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं उनके बारे में मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी तिलहनी फसल कहाँ पर उत्पादित होती है। उसमें सोयाबीन में पहले बता चुका हूँ, सोयाबीन के बारे में मैंने पिछले वीडियो बताया था। इसके अलावा जो तिलहनी फसलें उत्पादित हो रही है मध्य प्रदेश में उनके जिले यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अलसी का उत्पादन रीवा में हो रहा है, सबसे ज्यादा रीवा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, बालाघाट, सिवनी, ये जो है अलसी के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, है ना। तिल के उत्पादन में छतरपुर मेन है, छतरपुर, होशंगाबाद, टीकमगढ़,
यहाँ पर जो है तिल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मूंगफली के उत्पादन में खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, धार है। सरसों के उत्पादन में भिंड, मुरैना बहुत पहले से जो है ये फेमस हुए हैं रहे हैं इसके मामले में। तो तिलहनी खास जो तिलहनी फसलें मध्य प्रदेश उत्पादित हो रही हैं उनके मैंने उत्पादक जिले बताए हुए हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है अभी हम आगे चर्चा उस पर करेंगे। इसके बाद आता है कपास। कपास जो है मध्य प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है, यह व्यापारिक फसल है ना, क्योंकि इसका उत्पादन जो है लोग व्यापार के उद्देश्य या फायदे के लिए लाभ के उद्देश्य से करते हैं। तो उत्पादक जिले में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर जो है ये खास उत्पादक जिले कहे जाते हैं। और खंडवा खरगोन में चूंकि ज्यादा उत्पादन होता है इसलिए जो है इनको सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर ये खास जिले हैं और यहाँ पर ये सुनहरे जिले ये हैं, खंडवा, खरगोन ना, दोनों को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। और बड़वानी, बुरहानपुर में भी उत्पादन होता है। तो ये इस तरीके से कपास के उत्पादक जिले। देश में कपास उत्पादक जो राज्य है सबसे ज्यादा उसमें गुजरात का नाम आता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना ये सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कर रहे हैं देश में। और गुजरात का सबसे ज्यादा योगदान है वो है 27.80% गुजरात कपास के उत्पादन में योगदान दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर कपास का अनुसंधान संस्थान जो है मध्य प्रदेश में खरगोन में है। देश के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान संस्थान 2018 में स्थापित हुआ है। केंद्र की स्थापना 2018 में भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में की गई है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। काफी पहले एक बार कपास अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन आ चुका है मध्य प्रदेश में, एमपीपीएससी में कपास अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन एक बार आ चुका है, खरगोन में है। लेकिन अभी 2018 में एक नया अनुसंधान संस्थान स्थापित हुआ है, वो है देश का प्रथम जैविक कपास अनुसंधान संस्थान। 2018 में ये खंडवा में स्थापित हुआ है। खंडवा में कहां पर स्थापित हुआ है तो भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा में इसकी स्थापना की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान रखें। इसके बाद आता है गन्ना। गन्ना उत्पादक जो जिला है मेन नरसिंहपुर है। नए आंकड़ों के हिसाब से यही है, पहले भी यही था। प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादन का 50% जो है नरसिंहपुर में गन्ना का उत्पादन हो रहा है। तो प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला नरसिंहपुर है। अन्य जिलों के अंतर्गत छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, दतिया ये भी आते हैं, यानी यहाँ पर भी गन्ना का उत्पादन हो रहा है। नरसिंहपुर जो है इसमें मेन है क्योंकि नरसिंहपुर में जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र भी है। अभी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश की कृषि अनुसंधान केंद्र जो है आगे हम पढ़ेंगे। देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है उसमें यूपी फर्स्ट है। यूपी का सबसे ज्यादा योगदान है 41.09%। इसके बाद महाराष्ट्र का नाम आता है, इसके बाद कर्नाटक का आता है ना। गन्ना का सबसे ज्यादा जो उत्पादन यूपी में होता है, सेकंड नंबर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर कर्नाटक। इसमें अगर आपको पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर गन्ना की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर, तो महाराष्ट्र का नाम आता है। गन्ना की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता महाराष्ट्र में ज्यादा है, ओवरऑल उत्पादन यूपी में ज्यादा है। मक्का, इसको धान की रानी बोला जाता है। मक्का को क्या बोलते हैं, धान की रानी। मक्का का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो छिंदवाड़ा में हो रहा है। सबसे ज्यादा उत्पादन छिंदवाड़ा में मक्के का हो रहा है। अभी इसका जिक्र अभी आगे आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। छिंदवाड़ा, धार, बड़वानी यहाँ पर जो है मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है। मक्का उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में जो स्थान है वो तृतीय है। थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है मक्के के उत्पादन में। फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक है और सेकेंड नंबर पर बिहार का नाम आता है। कर्नाटक का सबसे ज्यादा योगदान है 15.39% और मध्य प्रदेश का योगदान है 12.14%। ये है ना। तो सबसे ज्यादा योगदान कर्नाटक का है 15.39%, फिर बिहार का है और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश जिसका योगदान 12.14% है। तो मक्का के उत्पादन में तीसरा स्थान आना मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का मक्का के उत्पादन में
कौन सा स्थान है या उसका कितना योगदान देश के मक्का के उत्पादन में है। तो तीसरा स्थान है और जो योगदान है 12.4%। सबसे ज्यादा कर्नाटक है। मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो छिंदवाड़ा में हो रहा है, ये भी जो है आपको पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। धान की रानी इसको बोला जाता है मक्के को। ये है देश की कुल मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश के मक्के उत्पादन का योगदान बता ही चुका हूँ 12.4%। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। इसके बाद कुछ अन्य फसलें जिनका उत्पादन पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्याज, लहसुन, इन दोनों का उत्पादन खंडवा खरगोन में हो रहा है। खंडवा खरगोन दोनों में जो है प्याज लहसुन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। लाल मिर्च खरगोन इसके लिए फेमस है उत्पादन के लिए। अंगूर का उत्पादन रतलाम इसके लिए फेमस है, रतलाम में होता है। शहद का उत्पादन मुरैना और केला बुरहानपुर में उत्पादित होता है। ये जो है इनकी ओडीओपी हम पढ़ेंगे आगे, ओडीओपी का एक टॉपिक आएगा, तो ओडीओपी भी है जो है इनकी, वो जब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अलग अलग जो फसलें हैं और जिले हैं उनके ओडीओपी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया है ओडीओपी से, तो ये है इस तरीके से खास फसलें। अब यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है कि कौन सी फसल के लिए जो है कौन सा जिला जाना जाता है, यानी सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का कहां पर हो रहा है और कम कहां पर हो रहा है। अधिकतम उत्पादन और न्यूनतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन जिला, उत्पादक जिला और न्यूनतम उत्पादक जिला जो है, दो इसमें मैंने बताया है। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है ये और न्यूनतम उत्पादन वाला जिला। तो सबसे पहले आता है धान यानी चावल। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन रीवा में होता है, हो रहा है। मतलब अभी ये एक्चुअली स्थिति जो है ये 2022-23 की स्थिति ध्यान रखने का है ना। ये जो स्थिति है ये 2022-23 की स्थिति के हिसाब से मैंने ये डेटा लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। तो धान का उत्पादन सबसे ज्यादा रीवा में हो रहा है। आगर मालवा सबसे कम उत्पादन कर रहा है। सबसे कम उत्पादन आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला आपको ध्यान रखना है। तो धान हो गया। ज्वार, ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन ग्वालियर में हो रहा है ना, ग्वालियर ज्वार। बाजरा मुरैना। मक्के का उत्पादन छिंदवाड़ा मैंने भी बताया हुआ है। कोदो कुटकी ये मंडला में ज्यादा हो रहा हुआ है 2022-23 के हिसाब से। कुल अनाज छिंदवाड़ा में हो रहा है, हुआ है। तुअर में भी छिंदवाड़ा नंबर 1 है। कुल दलहन का उत्पादन छतरपुर में हो रहा है ना। यहाँ पर न्यूनतम भी लिखे हुए देखिए, तो न्यूनतम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी ध्यान रखें। कुल दलहन में इंदौर सबसे कम है। कुल अनाज में छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा, निवाड़ी सबसे कम है। ज्वार में ग्वालियर फर्स्ट है और बालाघाट न्यूनतम है ना। तो ये है 8 फसलें जिनके उत्पादन में सबसे ज्यादा पहला जिला और सबसे नीचे वाला जिला, यानी सबसे कम उत्पादक जिला। इसके बाद कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न में जो है छिंदवाड़ा है। देखो यहां पर है कुल दलहन, कुल अनाज में छिंदवाड़ा है और कुल खाद्यान्न में भी छिंदवाड़ा है। उज्जैन सबसे नीचे है। मूंगफली सबसे ज्यादा शिवपुरी में उत्पादित हो रही है। तिल छतरपुर, ये भी मैंने बताया हुआ है, हमने पढ़ा है अभी। सोयाबीन उज्जैन, ये भी मैंने बताया हुआ है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन उज्जैन में पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है। कुल तिलहन भी उज्जैन है क्योंकि सोयाबीन बहुत ज्यादा उत्पादित होता है उज्जैन में, इसलिए कुल तिलहन में भी जो है उज्जैन नंबर 1 है। कपास में खरगोन, खंडवा, 2 कपास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा है खरगोन, है ना। कपास उत्पादन में खरगोन हो गया। गेहूं उत्पादन ये मैं बता चुका हूं, धार में होता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन धार में हुआ है अभी। गेहूं के उत्पादन में होशंगाबाद नर्मदापुरम जाना जाता था पहले, लेकिन अभी जो नए डेटा के हिसाब 2022-23 के हिसाब से है तो धार का सबसे ज्यादा, धार में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है, सबसे कम अनूपपुर। चना रायसेन, अभी मैंने बताया था चना सबसे ज्यादा उत्पादन रायसेन में हुआ है, निवाड़ी सबसे कम है। राई सरसों ये दोनों भिंड है। राई सरसों दोनों के उत्पादन में भिंड
फर्स्ट नंबर पर है गन्ना, नरसिंहपुर, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। नरसिंहपुर में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता था, अभी भी जो है हुआ है 2022-23 में। कुल जायद, नरसिंहपुर जायद मतलब सब्जियां हैं, खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है ना, ये जो है जायद की फसलें हैं। तो जायद की फसलों में सबसे ज्यादा नरसिंहपुर है। कुल रबी, खरीफ प्लस जायद तीनों है ना, कुल रबी की फसल, कुल खरीफ की फसल, कुल जायद की फसल, तीनों फसलों में सबसे ज्यादा है छिंदवाड़ा, है ना। तो छिंदवाड़ा कुल खाद्यान्न, कुल अनाज और कुल रबी, खरीफ और जायद, तीनों में छिंदवाड़ा है। तो इस तरीके से जो है ये फसलों के उत्पादन में कौन सा जिला सबसे ज्यादा है, आगे है, सबसे कम है, ये मैंने इस टेबल के माध्यम से बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्थिति 2022-23 की स्थिति के हिसाब से है ना। ये है 2022-23 की स्थिति से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे 3 इसकी स्लाइड है, तीनों में आपको मैंने बताया हुआ है कि कहां पर जो है कौन सी फसल ज्यादा उत्पादित हो रही है किस जिले में। इसके बाद फसल निर्यात की स्थिति, मध्य प्रदेश में फसलों के निर्यात की स्थिति क्या है। तो इसका डेटा मैं अभी बता चुका हूं कि गेहूं का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये भी 2022-23 का डेटा है ना, ये भी जो है डेटा है 2022-23 की स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात हेतु नोडल एजेंसी है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये जो है मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात हेतु नोडल एजेंसी कही जाती है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश में गेहूं निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य गेहूं निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई थी। गेहूं निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई थी। इसका पर्पस था गेहूं के निर्यात को आगे बढ़ाना। यहाँ पर देखिए ये फिगर लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात और भारत का गेहूं निर्यात, दोनों के फिगर यहाँ पर लिखे हुए है ना। यह है मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात का फिगर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश से 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो है गेहूं का निर्यात हुआ है, ये मध्य प्रदेश का है। भारत का गेहूं निर्यात, भारत का कुल गेहूं निर्यात 47 लाख मीट्रिक टन है ना। टोटल है गेहूं का निर्यात 47 लाख मीट्रिक टन, जिसमें मध्य प्रदेश का निर्यात जो है गेहूं का वो है 21 लाख मीट्रिक टन, यानी 45% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की रही है। और इस मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है। ठीक है, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं, ये फिगर उसमें नहीं बताए थे, तो ये फिगर आपको ध्यान रख लेना है। टोटल निर्यात है 47 लाख मीट्रिक टन, जिसमें मध्य प्रदेश से निर्यात हुआ है 21 लाख मीट्रिक टन, यानी इसमें अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 45% की हिस्सेदारी देश के टोटल गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश की है, यानी प्रथम स्थान पर। फिर यहाँ पर डेटा गेहूं का लिखा हुआ है, ओवरऑल लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य निर्यात डेटा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का डेटा है। ये मध्य प्रदेश का निर्यात है, ये गेहूं निर्यात है 21 लाख मीट्रिक टन, जैसा मैंने अभी बताया है। टोटल इसका जो मूल्य रहा है वो है 5325.07 करोड़, ये जो है इसका मूल्य रहा है। कुल कृषि निर्यात मध्य प्रदेश से जो हुआ है वो 33 लाख मीट्रिक टन रहा है। इसका जो मूल्य रहा है वो 14,138.18 करोड़ ये है मूल्य इसका, 14,138.18 करोड़ रुपए का मूल्य जो है इसका रहा है, जो यहाँ से मध्य प्रदेश से बाहर निर्यात किया गया। टोटल निर्यात है ये, और ये ऊपर लिखा है वो गेहूं का निर्यात। ठीक है, इस तरीके से ये निर्यात की स्थिति मैंने बताई है। ये फसल निर्यात की स्थिति है ना, ये है फसल निर्यात की स्थिति। हाँ, ये हो गया फसल निर्यात की स्थिति, ये इस तरह से हो गई।
अब मध्य प्रदेश की कुछ कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। आम अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो गोविंदगढ़ रीवा। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है अनुसंधान संस्थान से। जैसे उन्होंने बताया है कि कपास अनुसंधान संस्थान खरगोन में इसका क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे जो है कोई और अनुसंधान संस्थान पूछ सकता है, तो आम अनुसंधान संस्थान गोविंदगढ़ रीवा। अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान संस्थान ये खमरिया जबलपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये बोहानी गार्डनवाड़ा के पास में है, नरसिंहपुर के अंतर्गत, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। केला अनुसंधान संस्थान ये बुरहानपुर में प्रस्तावित है ना। केले की खेती के लिए बुरहानपुर बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर प्रस्तावित है। कपास अनुसंधान मैं अभी बता ही चुका हूँ, खरगोन में कपास अनुसंधान संस्थान खरगोन में क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान संस्थान ये पवारखेड़ा होशंगाबाद यानी इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान संस्थान रतलाम अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है, तो उस हिसाब से जो है अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद कुछ और है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र ये भी खरगोन में है। धान अनुसंधान संस्थान बड़वानी बहुत पुराना है ये। सरसों अनुसंधान केंद्र जो है मुरैना, इसके लिए जाना जाता है, मुरैना भिंड मुरैना सरसों के लिए। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है ये इंदौर में है, इसका उल्लेख पहले हुआ है, 1987 में इसको स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना आपको पूछ सकता है, स्थापना, क्योंकि ये तो पता है कि सब लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना, इंदौर में है, सब जानते हैं। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कपास सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और सोयाबीन प्लांट दोनों में फर्क है। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में सोयाबीन से संबंधित जो किस्में होती हैं उनकी खोज की जाती है, जिससे सोयाबीन का उत्पादन बढ़े। और सोयाबीन को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीटाणु है उनको नष्ट करने के लिए जो दवाइयां हैं उन पर रिसर्च किया जाता है, उनको बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। तो इसकी जो स्थापना है 1987 में हुई इंदौर में, ये राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मैंने जो बताया है ये मध्य प्रदेश स्तर के, जैसे मूंगफली अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश का है, धान अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश का है, सरसों अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का है, ये सब मध्य प्रदेश स्तर के हैं। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ये राष्ट्रीय स्तर का, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। उद्यानिकी महाविद्यालय ये मंदसौर में है। राष्ट्रीय कृषि अभियांत्रिकी कृषि अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई, ये भी राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इसकी स्थापना पूछ सकता है ना। मैंने राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना क्यों बताई, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, इसलिए उसकी स्थापना का ईयर पूछ सकता है। ये भी केंद्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र भोपाल में है और 1976 में इसकी स्थापना हुई है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ही जबलपुर में इसकी स्थापना हुई है। तो इस तरीके से ये कुछ अनुसंधान केंद्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बताए। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का 1964 में इसकी स्थापना हुई है। माता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008 में इसकी स्थापना हुई है। तो 2 कृषि विश्वविद्यालय, इनके नाम भी आपको पूछ सकता है, इनकी स्थापना पूछ सकता है, कहां पर स्थित ये पूछ सकता है। फिर कुछ अन्य बातें हैं, अंतर हैं। मध्य प्रदेश में भंडारण जो क्षमता है वो है 218.93 लाख मीट्रिक टन कार्यशील क्षमता है। ये 2021-22 के हिसाब से ये डेटा है, कार्यशील क्षमता इतनी, मतलब इतना खाद्यान्न जो है हमारे मध्य प्रदेश में भंडारण हो सकता है, इतनी क्षमता है। ये क्वेश्चन काफी पहले पूछा गया था। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि बैगा चक क्षेत्र यानी डिंडोरी में होती है। बैगा जनजाति इसे बेवार के नाम से जानती है, मतलब इसको बैगा जनजाति क्या कहती है, बेवार, है ना, मतलब उनको देशी भाषा में बेवार कहा जाता है। बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थान बदल की खेती की जाती है, यानी एक स्थान पर खेती करते हैं लेकिन जब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है, दूसरे स्थान पर खेती करने लग जाते हैं, तो इसको कह देते हैं स्थानांतरित कृषि, है ना। ये जो है प्रतिबंधित है, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ पर जनजाति निवास करती हैं, अनुसूचित क्षेत्र, उन क्षेत्रों में अभी जो है इसको मान्यता
दी गई है सरकार द्वारा, बाकी क्षेत्रों में इसको प्रतिबंधित किया गया। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों में ये खेती मान्य है, यानी इसको अनुमति दी गई है स्थानांतरित कृषि को, और बाकी क्षेत्रों में खेती नहीं हो सकती है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो खेती होती है उसको कहते हैं झूमिंग, झूम कृषि। बाकी क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम है। मेवाड़ हमारे यहाँ कहते हैं, दाही गुहार ये छत्तीसगढ़ में है, कोडू आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खेती के नाम है स्थानांतरित कृषि। तो कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, एक बार मेवाड़ का क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक, तो इस तरीके से ये फसलों से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कृषि विकास के लिए योजनाएं। ये योजनाएं मध्य प्रदेश की योजना है ना, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। इसके बाद हम केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं। तो ये क्वेश्चन जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, ये दोनों अभी जो स्टार्टिंग में दो योजनाएं बताने वाला हूं, ये दोनों ही जो है पिछले एग्जाम में पूछी गई। ये है कृषि प्रौद्योगिकी पहल के लिए एकीकृत नेटवर्क। कृषि प्रौद्योगिकी पहल के लिए एकीकृत नेटवर्क जो है ये उन्नति इसको कहा जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है उन्नति, है ना। कृषि प्रौद्योगिकी पहल के लिए एकीकृत नेटवर्क, यूनिफाइड नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, है ना, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं उन्नति, है ना। ये शॉर्ट में इसको उन्नति कहा जाता है। सॉरी, एक ही ना आएगा इसमें, एक दो ना लिखे हैं इसमें, एक ही ना आएगा, यानी ये, है ना, यूनिफाइड, नहीं सही लिखा था, यूनिफाइड नेटवर्क, सॉरी, नहीं सही है ये, यूनिफाइड, UN एक N इसका है, एक N इसका है ना, तो उन्नत सही है। यूनिफाइड नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, उन्नति शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो उन्नति करके पिछली बार क्वेश्चन आया था कि उन्नति जो योजना है तो किससे संबंधित है, तो कृषि संबंधित है, कृषि में टेक्नोलॉजी के उपयोग से संबंधित है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है 2021 में की गई थी, और किसने की थी, तो किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में, उन्नति कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में बेहतर फैसले लेने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करना, इसका मेन उद्देश्य है ना। तकनीकी, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग से जो है कृषि से संबंधित जो मुद्दे हैं उनमें फैसले लेना, निर्णय लेना, ठीक है। इसके बाद देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूती देना तथा कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये इसका दूसरा पर्पज माना जाता है। फिर इसका प्रावधान है, इस योजना के तहत कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग उपग्रह इमेजनरी, ये वर्डिंग थी, उपग्रह इमेजनरी, ड्रोन डेटा और मोबाइल उपकरणों जैसे तरीकों का इस्तेमाल करता है। जो कृषि विभाग है पूर्वानुमान लगाने के लिए, पूर्वानुमान मतलब कृषि का उत्पादन आगे कितना होगा, फसलों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस तरह का अनुमान लगाने के लिए जो है कृषि विभाग क्या करता है, उपग्रह इमेजनरी, ड्रोन डेटा और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से जो है निर्णय लेता है, और इसके माध्यम से निर्णय लेने में उसको सुविधा होती है। तो ये है उन्नति कार्यक्रम, कृषि प्रौद्योगिकी पहल के लिए एकीकृत नेटवर्क जो है, ये कार्यक्रम पिछले बार पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन आपके MPPSC प्री 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब आगे दूसरी योजना इसमें लिखी है मैंने, हाँ, इस योजना को एग्रो GIS के नाम से भी जाना जाता है, एग्रो GIS के नाम से जाना, क्योंकि GIS का इसमें उपयोग हो रहा है,
इसलिए इसको दूसरा नाम है इसका एग्रो जीआईएस, उन्नति को जीआईएस, एग्रो जीआईएस के नाम से भी जाना गया है। इसके बाद रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये भी जो है एमपीपीएससी 2024 के प्री में पूछा गया है। ये भी एमपीपीएससी प्री 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 2023-24 में हुई है। नया कार्यक्रम है, एकदम लेटेस्ट योजना पूछ ली थी पिछली बार। और इसके संचालन की जो अवधि है वो है 2023-24 से 2025-26 तक जो है ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में लागू था। तो इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में मिलेट से मोटा अनाज को प्रोत्साहित करना। ये जो है तीनों चीजें उसमें दी गई थी। कोर्ट में क्वेश्चन आया था ये पिछली बार कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो उसमें ये संचालन की अवधि दी हुई थी, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है ये दिया हुआ था, और मिलेट के प्रोत्साहन के लिए ये योजना लागू है, ऐसा भी उसमें ऑप्शन था। तो तीनों उसमें ऑप्शन जो तीन कूट थे तीनों सही थे, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन पिछली बार कैसे पूछा गया था। इस योजना की कुल जो लागत होगी वो 10.97 करोड़ रुपए होगी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल उसने निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत किसान को प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता, ये अतिरिक्त सहायता न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त है, प्रदान करने की मंजूरी दी है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसके अतिरिक्त जो है 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर जो है किसान को आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि जो है वो श्री अन्न या मोटे अनाजों को ज्यादातर उत्पादित कर सके। इसके बाद श्री अन्न कोदो कुटकी इसके अंतर्गत मेन आते हैं। आधारित उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिलेट फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। मिलेट फेडरेशन इसके तहत स्थापित करने की बात कही गई, ध्यान रखें इस योजना के तहत। और उसका मकसद ये है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्री अन्न आधारित जो उत्पाद हैं उनको फैलाना, उनको आगे बढ़ाना। मिलेट फेडरेशन का पंजीयन किस रूप में होगा? तो श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से मिलेट फेडरेशन का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये कुछ खास बातें हैं जो श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना, है ना। ओडीओपी से संबंधित योजना है। इसका हम आगे डिटेल पढ़ेंगे ओडीओपी के बारे में। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है। इसका प्रारंभ 2018 से हुआ। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर स्थानीय उत्पादों की उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, उत्पादों की ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था करना। ये जो है एक जिला एक उत्पाद संचालन योजना की खास बात है, खास उद्देश्य है। बाकी डिटेल हम आगे इसका पढ़ने वाले हैं। अभी इसमें कुछ और कार्यक्रम बचे हुए हैं, योजनाएं मध्य प्रदेश की, और फिर हम जो है केंद्र की योजनाएं पढ़ेंगे। कृषि विकास संबंधी अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की योजनाएं। इसमें कुछ योजनाएं और बताऊंगा मैं अगली क्लास में। फिर हम भारत की यानी केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं कृषि विकास के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ये कृषि वाला टॉपिक पूरा हो जाए मध्य प्रदेश में कृषि। फिर आगे मध्य प्रदेश में उद्योग, अधोसंरचना, ये कुछ टॉपिक आगे हम करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहें। आप सभी को आगे एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।